प्यारे बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 बायोलॉजी का ये अगला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है पारितंत्र और इस इकाई का नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंतर्गत हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, अंग्रेजी में इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। इनका पूरा नाम A.G. टेंसले है। टेंसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के जीवित तथा अजीवित घटकों के परस्पर संबंधों से बना हुआ एक तंत्र है। कुछ समझ में आया? पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह व्यवस्था है जहाँ पर जीवित तथा अजीवित घटक परस्पर संबंधित होते हैं। हमारे यूनिवर्स में आपको पता है कि सजीव और निर्जीव दो तरह के घटक पाए जाते हैं। तो प्रत्येक सजीव घटक का निर्जीव के घटक के साथ कुछ न कुछ संबंध होते हैं, ठीक है। तो इन सजीव और निर्जीव घटकों के बीच जो परस्पर संबंधों से बना हुआ तंत्र होता है, उसी को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पादप और जंतु आपस में क्रिया करके अथवा संबंध स्थापित करके एक जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। समष्टि वाले अध्याय में हमने आपको पढ़ाया था, जब एक ही जाति के सभी जीव होते हैं तो उसको समष्टि कहा जाता है। लेकिन जब भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां होती हैं और वे सब आपस में मिलजुल करके एक कम्युनिटी बनाती हैं तो उसको बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है, उसी को जैविक समुदाय कहा जाता है। पादप तथा जंतु परस्पर संबंध स्थापित करने के अतिरिक्त भौतिक वायुमंडल के साथ भी क्रिया करके संबंध दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जीवित तथा अजीवित अवयव हैं, वे सब एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और इन संबंधों का जो एक तंत्र तैयार होता है, उसी को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी एक विशालकाय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। पृथ्वी पर तथा इसके चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव हो, वो जीवमंडल कहलाता है। या कह लीजिए कि जीवमंडल एक विशाल वैश्विक पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े पारितंत्र सम्मिलित हैं जीवमंडल में। और जीवमंडल का निर्माण वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के द्वारा सम्मिलित रूप से होता है। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये सब मिल करके जिस मंडल का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है जीवमंडल, बायोस्फीयर। और ये जो छोटे छोटे मंडल हैं, इनका सबका अपना अपना पारितंत्र है। देखिए, स्थल मंडल पर पाए जाने वाले जितना सजीव हैं, उनका स्थल मंडल पर पाए जाने वाले निर्जीव घटकों से एक संबंध होता है।
वायुमंडल में पाए जाने वाला सजीवों का वायुमंडल के निर्जीव घटकों से अपना संबंध होता है। तो इस तरह से जलमंडल में पाए जाने वाले जीवों का जल के भौतिक घटकों से अपना एक संबंध होता है और वो अपना तंत्र बनाते हैं, ये अपना तंत्र बनाते हैं, ये अपना तंत्र बनाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं वायुमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थल मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। और ये सभी मंडल मिल करके संयुक्त रूप से जीव मंडल कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, घास के मैदानों में जो पारिस्थितिक तंत्र निर्मित होता है उसको घास के मैदानों का पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, वन का पारिस्थितिक तंत्र वनों में स्थित होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी की मुख्य क्रियात्मक इकाई होता है जो ऊर्जा की दृष्टि से स्वतः पूर्ण होता है। आगे आप पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। प्रकृति में विशाल रूप से पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, प्रकृति में विद्यमान है। और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये नंबर 2 कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। दो ही तरह का पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है हमारे यूनिवर्स में। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है और मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, या इसी को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है और दूसरा जो होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो दो तरह का हो सकता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब आपका जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला होता है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो स्वच्छ जल में भी आप जानते हैं कि कुछ जल जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, जैसे नदी इत्यादि में, तो इसलिए इसको सरित जलीय कहा गया। और जैसे तालाबों का जल, झीलों का जल जो होता है वो एक जगह स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर जलीय पारितंत्र कहा गया है। कहने का मतलब जलीय पारितंत्र दो भागों में विभाजित है, उसमें से स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा होता है समुद्र जलीय पारितंत्र। अब स्वच्छ जलीय पारितंत्र जो होता है वो दो तरह का होता है, सरित जलीय और स्थिर जलीय। सरित जलीय का मतलब होता है कि जो सरिता माने नदी, मतलब जो पानी बह रहा होता है उसमें जो पारितंत्र पाया जाएगा वो सरित जलीय पारितंत्र होगा। और जो पानी स्थिर होता है, कहीं स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है, तो वो स्थिर जलीय पारितंत्र कहलाएगा। और समुद्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? इसमें एक होता है छिछला जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो समुद्र के तटीय भाग होते हैं, जो टाइडल जोन्स होते हैं, कास्टल रीजन्स होते हैं, जहाँ पर समुद्र बहुत गहरा नहीं है, वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है उसको छिछला जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और दूसरा होता है गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो जहाँ पर समुद्र बहुत गहरा होता है वहाँ पर दूसरी तरह का पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। दूसरी तरह का मतलब है कि वहाँ पर
दूसरी तरह के जंतु होंगे, दूसरी तरह के जीवधारी होंगे और वो अपने अजैविक घटकों से अपना संबंध स्थापित करते होंगे, तो इसलिए उसको गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और तीसरा होता है ज्वार नदमुखी पारिस्थितिक तंत्र। ज्वार नदमुखी मतलब जहाँ पर समुद्र में नदियाँ गिरती हैं, बहुत सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में जिस जगह पर नदियाँ गिरती हैं उस जगह को ज्वार नदमुख कहा जाता है। और ज्वार नदमुख पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को ज्वार नदमुखी पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो आपने पढ़ लिया कि स्वच्छ जलीय पारितंत्र 2 तरह का होता है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो 3 तरह का होता है। इसके बाद में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र आप पढ़ते हैं, ये 3 प्रकार का हो सकता है। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और वनीय पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का क्या तात्पर्य है? इस प्रकार का तंत्र घासों व शाकों इत्यादि के प्रभुत्व में होता है। यह पृथ्वी का लगभग 20% क्षेत्रफल घेरे हुए है। और जो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है ये प्रायः कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। और वनीय पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। टुंड्रा, टैगा, सवाना आदि जो स्थलीय पारितंत्र हैं वो इसी प्रकार के वनीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। और नंबर 2 में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या है? ये पारिस्थितिक तंत्र मानव द्वारा निर्मित होता है। जैसे आप एक्वेरियम बनाते हैं तो एक्वेरियम में मछली पालन करते हैं, तो ये मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हो गया। और इसी को कृत्रिम पारितंत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत से जीव जंतुओं का पालन किया जाता है। तो पालन पोषण करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, मान लीजिए आप अपने घर में तोता पालते हैं, तो तोता पालने के लिए एक पिंजड़े की व्यवस्था करेंगे, उसके खाने पानी की, उसको प्राकृतिक हवा मिलती रहे, तो उस हिसाब से आप पिंजड़े को मैनेज करते हैं। उसको बैठने के लिए पेड़ का आभास हो, उसके लिए आप अपने पिंजड़े में कुछ डंडी डाल देते हैं, उसमें कुछ ऐसी टहनी लगा देते हैं जिससे वो उछल कूद कर सके। तो आप उसको प्राकृतिक वातावरण देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो आपने तैयार किया वो कृत्रिम पारितंत्र हो गया। कई बार अन्य पशुओं को पालने के लिए भी इस तरह का कृत्रिम पारितंत्र निर्मित किया जाता है मनुष्य के द्वारा। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। जितने भी हरे पौधे हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं और इनको जितने भी खाने वाले जीवधारी होते हैं वो सब उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये उपभोक्ता यदि वनस्पतियों को ही खा रहे हैं तो शाकाहारी, और यदि जंतुओं को खा रहे होते हैं तो उनको मांसाहारी कहा जाता है। और यदि वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों को खा रहे हैं तो उनको अपघटक कहा जाता है। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों सजीव होते हैं, तो इनको जैविक घटक कहा जाता है। और इसके बाद में जितना भी भौतिक वातावरण पाया जाता है वो सब अजैविक घटक कहलाते हैं। देखिए ओडम 1971, ओडम वैज्ञानिक का नाम है। तो ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक अवयव या घटक कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों तथा जलवायु से बने होते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं भाई, किसको कहा जाता है? तो देखिए
अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है, पादपों के संदर्भ में अगर बात करें तो जितने भी गुरु और लघु तत्व होते हैं, इनके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी, वो सब अकार्बनिक तत्व होते हैं। और कार्बनिक के अंतर्गत आता है आपका ह्यूमस, करकट, अपरद, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। जलवायु आप जानते हैं कि जैसे प्रकाश है, तापमान है, वायु है, वायु दाब, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, ये सब हमारे जलवायुवीय घटक हैं। जलवायु का मुख्य अवयव सौर विकिरण को माना जाता है, क्योंकि सौर विकिरण ही समस्त पदार्थों को तथा ऊर्जा को प्रदान करने का एकमात्र स्रोत है। इसी तरह से जैविक घटक या फिर जैविक अवयव, जिनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, इनको दो समूह में बांटा जाता है। जैविक अवयवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहले होते हैं स्वपोषी घटक और दूसरे होते हैं परपोषी घटक। स्वपोषी किनको कहा जाता है? देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है, और समस्त हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु सौर ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो इसलिए हरे पादप किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक का निर्माण करते हैं, और इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। दूसरे होते हैं परपोषी घटक। परपोषी घटक जो होते हैं, इन्हीं को उपभोक्ता भी कहा जाता है। इनको परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी खाद्य आपूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यहाँ पर पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फुल स्क्रीन पर वीडियो देखिए। फुल स्क्रीन पर देखिए तो आपको ये पूरा दिखाई पड़ेगा, जो लिखा हुआ जो पेज है वो पूरा पेज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, लिखिए, कोई हिचकिचाहट नहीं। जो भी आपके सजेशन है उनको ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परपोषी अवयव जटिल कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करके पुनः व्यवस्था का अपघटन करने का कार्य करते हैं। इसी कारण इन प्रक्रियाओं में संलग्न जीवधारियों को उपभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया है पारितंत्र की क्या प्रकृति होती है। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से सोलर एनर्जी आती है और इसको प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो रिसीव करते हैं। इनमें से कुछ एनर्जी तो हीट के रूप में निकल जाती है और इनका उपभोग करते हैं कंज्यूमर्स, जिनको उपभोक्ता कहा जाता है। अब ये उपभोक्ता ही हैं जो अलग अलग कई श्रेणी में बांटे गए थे। इन उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं, ये ज़्यादातर माइक्रोब्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर्स जब डिकम्पोज कर देते हैं तो इसमें से कुछ एनर्जी और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ह्यूमस में मिक्स हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं
और एटमॉस्फेयर से फिर से प्रोड्यूसर्स को प्राप्त हो जाते हैं, और प्रोड्यूसर से जो हीट होती है वो विकिरण द्वारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है स्वच्छ जलीय तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पर हेडिंग्स दी हुई हैं जिनका हमारे यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है, और वो केवल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उस डिस्क्रिप्शन को आप जब टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपका व्यवहारिक जीवन में घटित होने वाला सारा वर्णन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसको बताना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, स्वच्छ जलीय तालाब का पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर बताया गया है। पारिस्थितिक तंत्र तो हम आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है। सजीवों और निर्जीवों के संबंध से निर्मित तंत्र जो होता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक स्वच्छ जलीय तालाब का पारितंत्र समझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छ जलीय तालाब जलीय पारिस्थितिक तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है जिसका अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है। सौर ऊर्जा तालाब पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होती है। तालाब के जैविक तथा अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जानेंगे जैविक घटक। तो जैविक घटक में मुख्य रूप से उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। अब इसमें उत्पादक देखिए क्या क्या होता है। जितनी भी वनस्पतियां होंगी, हरी वनस्पतियां, वो सब उत्पादक के अंतर्गत रखी जाती हैं। सबसे पहले देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स में स्पायरोगैरा, वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, डाइटम्स। इसके बाद टेडोफाइटा जैसे एजोला, साल्विनिया। आवर्त बीज में लेमना, उल्फिया, पिस्टिया आदि। उथले जल में निम्फिया, ट्रापा, जूसिया आदि जड़ित पौधे भी पाए जाते हैं। तालाब के किनारे पर रेननकुलस, टाइफा आदि उभयचर पादप जातियाँ मिलती हैं। तो आपने देखा कि ये सब क्या है, उत्पादक, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं इसलिए इनको उत्पादक कहा गया है। उसके बाद में ये उपभोक्ता इनको क्यों कहा गया, क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने भोज्य पदार्थ के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उत्पादकों पर निर्भर हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहा गया है। अब उपभोक्ता जो होते हैं उनको भी श्रेणीकरण कर दिया गया है। इसमें जो बहुत छोटे होते हैं उनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। अब छोटे हों या बड़े हों, लेकिन यदि वे सिर्फ वनस्पतियों को भक्षित करते हैं, सिर्फ वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाएगा। छोटे से नहीं मतलब है, छोटे हों या बड़े हों। यदि वो घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं पर उनका जीवन यापन होता है। जैसे गाय भैंस है, तो अब छोटे कीट यहाँ पर लिखा हुआ है, कोपीपोड्स लिखा है, एनिलिड्स, मोलस्का लिखा है, अमीबा लिखा है। तो अमीबा की अपेक्षा गाय भैंस तो बहुत बड़े हैं, तो क्या इनको हम तृतीय श्रेणी में लिख देंगे? नहीं। जो भी उपभोक्ता शाकाहारी हैं वो सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहे जाएंगे, और शाकाहारी उपभोक्ताओं का भक्षण करने वाले जो भी होंगे वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहे जाएंगे। ठीक, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करने वाले जो भी उपभोक्ता होंगे उनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, कभी कभी इनका भी भक्षण करने वाले जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, इनका भी भक्षण करने वाले अन्य जीव होते हैं, तो उनको चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है।
और इससे ज़्यादा उपभोक्ताओं की श्रेणियाँ नहीं हैं। ज़्यादातर आपको 3 श्रेणियाँ ही मिलेंगी और कहीं कहीं आपको 4 श्रेणियाँ भी मिल जाती हैं। इसके बाद में फिर अपघटक का नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रथम श्रेणी के वे उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी के वे उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, जैसे मृग मतलब बीटल्स, कीट, छोटी मछलियाँ, मेढक, ये कभी चारा नहीं खाते हैं। मेढक और छोटी मछलियाँ घास फूस नहीं खाते हैं, चारा नहीं खाते हैं, ये अपने से छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं, इसलिए द्वितीय श्रेणी के। और मेढक का शिकार सर्प कर लेता है, छोटी मछलियों का शिकार बड़ी मछलियाँ कर लेती हैं, तो इसलिए जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो सर्प है, सांप, स्नेक, वो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। अब स्नेक को भी यदि चील खा जाए, बाज खा जाए, उसका शिकार कर ले, तो वो चील या बाज जो है वो चतुर्थ श्रेणी की उपभोक्ता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है केवल तालाब या झील के जलीय पारिस्थितिक तंत्र का। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जल में पाए जाने वाले उत्पादक और उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे। तो जल में पाए जाने वाले उत्पादक मुख्य रूप से ये होते हैं जो अभी आपको बताया, और उपभोक्ता इसमें 3 श्रेणी के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी में ये सभी छोटे कीट पतंगे जीवधारी जो हैं, ये सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और भृंग, कीट और छोटी मछलियाँ, मेढक, ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और बड़ी मछलियाँ जो होती हैं ये उच्चतम उपभोक्ता होती हैं। इस प्रकार से एक जलीय पारितंत्र निर्मित हो जाता है, और ये जलीय पारितंत्र कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो हमने आपको अपघटक बता दिया। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक तो आपने पढ़ लिया, अपघटक भी बता दिया। मुख्य रूप से जीवाणु व कवक जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, तो उन सबको अपघटक कहा जाता है। जलीय पारितंत्र के ये सब जैविक घटक हैं, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। अब आते हैं अजैविक घटक में। तो जलीय पारितंत्र के अजैविक घटक क्या क्या हैं? देखिए, प्रमुख अजैविक घटक तो जल है, इसके बाद जल में अनेक प्रकार के घुले हुए अकार्बनिक पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ हैं, और उसमें घुली हुई जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि गैसें विभिन्न प्रकार की, CO2 गैस, O2 गैस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इस प्रकार के खनिज पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों में के लिए तो ह्यूमिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, ये सब किसी भी जलीय पारितंत्र का अजैविक घटक होते हैं। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टडी कर लीजिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्ण प्रकृति तथा कार्यों को भली भांति समझने के लिए उस तंत्र की संरचना का अध्ययन करना जरूरी होता है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन एक साथ सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यहाँ हम पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों अर्थात प्राकृतिक अवस्थाओं में कोई पारिस्थितिक तंत्र किस पर कार्य करता है, इस बात का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में बताया गया है पारितंत्र के प्रमुख घटकों में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का प्रक्रम कैसे होता है। ये चित्र हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, सेम वही बात यहाँ पर भी है। इधर सूर्य से सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, और सोलर एनर्जी अडॉप्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे पेड़ पौधे और वृक्ष होते हैं। इनका उपभोग करते हैं कंज्यूमर्स जो कि 3 या 4 श्रेणियों में बटे हुए होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कंज्यूमर, सेकंड कैटेगरी कंज्यूमर, और थर्ड कैटेगरी कंज्यूमर, और फोर्थ कैटेगरी कंज्यूमर्स। इन कंज्यूमर्स का डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स अभी आपको बताया है, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंजाई हो सकते हैं।
इसके बाद में इनमें से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से अडेप्ट हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स को, और इधर से कुछ हीट इन्वायरमेंट में चली जाती है। बस यही इसकी क्रियाशीलता है और यही लगातार चक्र चलता रहता है ऐसे। अब बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता क्या है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट समयांतराल में उस तंत्र के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहा जाता है, या इसी को जैव भार उत्पादन की दर कहते हैं। जैसे एक दिन में कितना भोजन तैयार होता है उपभोक्ताओं के लिए, या एक महीने में, या एक वर्ष में, एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल में जितना भी उत्पाद तैयार होता है उपभोक्ताओं के लिए, वही उत्पादकता कहलाती है। अब ये आप प्रतिदिन के रेट में भी निकाल सकते हैं, आप इसको वीकली निकाल सकते हैं, इसको आप मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो उत्पादन की जो दर होती है उसी को उत्पादकता कहते हैं। अब किसका उत्पादन, किसका उत्पादन, किसका उत्पादन होना चाहिए? उत्पादन होना चाहिए ग्रीनरी का। देखिए सोलर एनर्जी तो स्टैग्नेंट है, वो कितनी आनी है, वो आनी है। इसके बाद जो हमारी जलीय परितंत्र में या स्थलीय परितंत्र में जो हरी वनस्पतियां हैं वो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में कितनी तैयार होती हैं, किसी एक निश्चित भूभाग में और किसी एक निश्चित समयांतराल में कितनी मात्रा में तैयार होती हैं, उसी को उत्पादकता कहा जाता है। अब देखिए प्राथमिक उत्पादकता, इसका सीधा संबंध उत्पादकों से है जो सामान्यतः हरे पौधे, पादप प्लवक तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। वास्तव में प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिसके द्वारा उत्पादक प्रकाश संश्लेषी क्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा को संचित करते हैं। अब ये प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ये दो प्रकार की होती है। इसके बाद आती है द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता का संबंध उपभोक्ता अथवा विषम पोषियों से है। वास्तव में उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संचय की दर द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। उपभोक्ता भोजन के रूप में ऊर्जा को उत्पादकों से प्राप्त करते हैं और प्रत्येक पोषण स्तर पर उपभोक्ता सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक भाग ही प्राप्त करता है। इसका लगभग 90% भाग उपापचयी क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पादन व शोषण क्रिया में व्यय हो जाता है, शेष भाग संचित कर लिया जाता है। इसके कारण जीव भार में वृद्धि होती है। कहने का मतलब जितना भी उत्पादन होता है उसको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में केवल 10% वो स्टोर होता है, बाकी 90% उसका उपयोग हो जाता है, उपभोग हो जाता है, वो रासायनिक क्रियाओं में या जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। 10% उसके शरीर में उपयोग होता है, मतलब स्टोर होता है। उसी 10% से उसका वजन और वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं द्वारा भोजन संचय के कारण पूरे समुदाय के जीव भार में वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता कहलाते हैं। एक तो आपके यूनिवर्स में उस पर्टिकुलर पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत कितनी उत्पादकता हुई वो प्राथमिक उत्पादकता हो गई। उस उत्पादकता को उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया गया तो उस उपभोक्ता को कितना प्राप्त हुआ,
मतलब उसका जीवभार कितना बढ़ा, वो द्वितीयक उत्पादकता होती है। अब प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक भी हैं। ये अनेक कारकों द्वारा प्रभावित की जाती है, जैसे पादप प्रजाति का प्रकार। हर पादप प्रजाति के लिए उत्पादकता दर अलग अलग होती है। जैसे आप बथुआ बोएंगे, उसकी उत्पादन अलग होगा, पालक का उत्पादन अलग है, बरसीम का उत्पादन अलग है, दूब घास बो दीजिए, उसका उत्पादन अलग है। तो हर एक प्रकार के वनस्पति का जो उत्पादन होता है उसकी दर अलग अलग होती है। प्रजाति का प्रकाश संश्लेषण दक्षता, ये भी आप जानते हैं, हर एक जाति के, हर एक प्रजाति के घास फूस पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, सबकी बराबर नहीं होती है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले प्रकाश, तापमान की जो रेंज होती है, जल की उपलब्धता, मृदा का प्रकार, ये सब भी किसी भी प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है पोषकों की उपलब्धता, है ना। ज़्यादा पोषक पदार्थ उपलब्ध होंगे तो उत्पादकता ज़्यादा होगी, पोषक पदार्थ ह्यूमस में कम होंगे तो, मिट्टी में कम होंगे तो उत्पादकता भी कम होगी। अपघटन क्या है भाई? अपघटन, डिकम्पोजिशन। जैसे आप एक सेब लाते हैं, उस सेब को क्या करते हैं, पहले छिलका हटाते हैं, छिलका के बाद उस सेब के कई खंड करते हैं और खंड करने के बाद में उसको खा जाते हैं, तो सेब का अपघटन हो गया, ऐसा समझ लीजिए। अनार खरीदते हैं, अनार का छिलका हटाते हैं, उसमें से दाने निकालते हैं और दाने निकाल करके खा गए, या उसका जूस निकाल करके पी गए, और जो उसका बाकी का वेस्ट निकलता है उसको फेंक दिया जाता है। तो ये हो गया अपघटन, मतलब उसको सब कुल मिला करके ख़त्म कर देना, इसी को अपघटन कहते हैं। ये यहाँ जो आप पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन पढ़ रहे हैं, इस अपघटन का मतलब है जैसे कोई भी सजीव जो होता है वो जब मृत हो जाता है तो मृत होने के बाद में उसको सड़ाने के लिए, उसको गलाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जिन सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत और सड़े गले सजीवों को सड़ा करके ह्यूमस में बदल लिया जाता है, मिट्टी में बदल लिया जाता है, तो उन सूक्ष्म जीवों को अपघटन कर्ता कहा जाता है और इस क्रिया को अपघटन कहा जाता है। इसके बाद देखिए अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अपघटन को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। इनमें पहला है अपरद की रासायनिक प्रकृति और दूसरा है जलवायुगत कारक। ये दो कारक हैं जो अपघटन को प्रभावित करते हैं। अपघटन की दर अपरद में उपस्थित रासायनिक पदार्थ तय करते हैं। कुछ देखिए जैसे किसी सजीव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो उसका अपघटन जल्दी होगा, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है तो उसका अपघटन देर में होगा। बस सीधे से इतना आप समझ लीजिए। इसके बाद आता है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कुछ गैर ज़रूरी टॉपिक्स भी दिए हुए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, और वो इतने व्यवहारिक हैं कि यदि आप टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने 1-2 पेज स्किप कर दिया है। ठीक, यूपी बोर्ड के अनुसार जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको पूरा पढ़ाया गया है। तो ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।